वेलकम। हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, रिवीजन है ये, और हम सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम डील कर रहे हैं। इस रिवीजन के अंदर हमने अभी तक माइलोइड लीनिएज की कई प्रकार की सेल्स के बारे में देख लिया है, जान लिया है। अब हम माइलोइड और लिम्फोइड लीनिएज की कुछ और सेल्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं माइलोइड सेल्स में जो बची हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडोफिल्स की या इयोसिनोफिल्स की। ये एक प्रकार की वाइट ब्लड सेल है और इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है ये, जो कि मुख्य तौर पर रिस्पॉन्सिबल होता है कॉम्बैटिंग multicellular parasites and certain infections। आप ये याद रखिएगा कि इयोसिनोफिल का जो मेजर रोल है वो है मल्टीसेल्युलर पैरासाइट्स के अगेंस्ट, along with mast cells and basophils। बेसोफिल और मास्ट सेल्स के साथ में मिलकर के ये एलर्जी और अस्थमा जैसी चीजों के जो मैकेनिज्म हैं उनको भी कंट्रोल करती हैं। जैसा कि आपको पता है, इयोसिनोफिल ग्रेन्युलोसाइट है जो कि बोन मेरो से हिमेटोपोइसिस प्रोसेस के माध्यम से तैयार होती है। ये सभी WBC का 2 से 3% हिस्सा होती है। इनको इयोसिनोफिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको हम ये कह सकते हैं कि एफिनिटी इनकी जो है वो इयोसिन के प्रति दिखती है। इन सेल्स के अंदर अगर आप देखें तो कई प्रकार के केमिकल मीडिएटर्स लाइक पेरोक्सीडेजेस, राइबोन्यूक्लेजेस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लेजेस, लाइपेजेस, प्लाज्मिनोजेंस आदि ये चीज पाई जाती हैं। ये मीडिएटर तब रिलीज होते हैं जब एक प्रोसेस जिसका नाम है डीग्रेनुलेशन वो शुरू होती है। और डीग्रेनुलेशन की प्रोसेस कब शुरू होती है? जब इयोसिनोफिल एक्टिवेट होती है। तो जब इयोसिनोफिल का एक्टिवेशन होता है तो ऐसी स्थिति में डीग्रेनुलेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और ये जो केमिकल मीडिएटर्स हैं जिनका मैंने नाम आपको बताया, इयोसिनोफिल, पेरोक्सीडेज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, लाइपेज, प्लाज्मिनोजेन आदि मेजर बेसिक प्रोटीन्स आदि ये रिलीज होते हैं। जैसे नाम से जाहिर है, राइबोन्यूक्लियस आरएनएस को नष्ट करेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस डीएनएस को नष्ट करेगा, लाइपेज लिपिड्स को नष्ट करेगा, ये सारी चीजें। और ये जितने भी मीडिएटर्स हैं ये पैथोजन के लिए और साथ ही साथ कुछ हद तक होस्ट टिश्यू के लिए भी टॉक्सिक होते हैं। तो ये जो टोटल WBC है उसका 1 से 3% तक जो होते हैं वो इयोसिनोफिल होते हैं। 12 से 17 माइक्रोमीटर का साइज इनका होता है। ये आपको GI ट्रैक्ट, ओवरीज, यूट्रस, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स आदि सभी जगह पे देखने को मिलेंगे, लेकिन लंग, स्किन, ईसोफेगस आदि जगह पे ये नॉर्मल कंडीशन में देखने को अक्सर नहीं मिला करते हैं, कम मात्रा में मिला करते हैं। इनके फंक्शन की अगर हम बात करें तो मुख्य फंक्शन ही ये है कि ये जो एंटीबॉडी कोटेड पैथोजन हैं उनकी किलिंग करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीग्रेनुलेशन। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जैसे हाइपोब्रोमाइड, सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड आदि ये प्रोड्यूस करते हैं, जो कि इयोसिनोफिल पेरोक्सीडेज के माध्यम से पैदा होती है। इयोसिनोफिल के कारण ही कई टिश्यू डैमेजेस और इन्फ्लेमेशन
होते हैं, लाइक अस्थमा होता है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एलर्जी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। एलर्जिक राइनाइटिस भी इसी के कारण से कई बार देखने को मिलती है। सेकंड जो सेल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं इसमें, वो है बेसोफिल्स। बेसोफिल भी एक WBC की टाइप है, जो कि सबसे कम मात्रा में मौजूद ग्रैन्युलोसाइट होते हैं, जो कि केवल 0.5 से लेकर 1% तक होते हैं सर्कुलेटिंग WBCs का। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए। तो ये नॉन फेगोसाइटिक होती हैं, रिलीज करती हैं फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंसेस को, जो कि एलर्जिक रिएक्शन के दौरान पैदा होते हैं। इनके कारण एक्यूट और क्रोनिक डिजीजेस भी हो जाती हैं कई बार, लाइक एनाफाइलेक्सिस, अस्थमा, हे फीवर आदि। ये कई कंपाउंड्स रिलीज करती हैं जो कि इम्यून रिस्पांस को कोऑर्डिनेट करते हैं, लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, जिसके कारण इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है, की प्रोसेस होती है। हेपेरिन भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। हालांकि ये जो प्रोडक्शन होता है ये मास्ट सेल से ज्यादा होता है। तो ये टिश्यूज के अंदर भी मौजूद होती हैं। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो जो मेजर फंक्शन है दैट इज इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, एलर्जिक सिम्टम्स। इनके अंदर जो एंटीकोगुलेंट हेपेरिन होता है वो, जैसा आपको बताया, ब्लड को जमने से रोकता है। इसके अलावा इनमें वेसोडाइलेटर हिस्टामिन भी मौजूद है, जो कि टिश्यू से ब्लड के फ्लो को प्रमोट करता है। जनरली ये कुछ साइट्स जहां पर, जैसे कि इक्टोपैरासाइट इन्फेक्शन की साइट, लाइक टिक के इन्फेक्शन की साइट, वहां पर ये ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेगी। तो इयोसिनोफिल की तरह ही बेसोफिल भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन, जो मल्टी सेलुलर पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जी, उसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनकी सेल्स के ऊपर विशेष रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो IgE से बाइंड करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन E से बाइंड करते हैं, और इसके कारण ये मैक्रो पैरासाइटिक डिफेंस और एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो क्योंकि यहाँ इम्यूनोग्लोबुलिन से जुड़ रही है, इस कारण ये कंफर्म करती हैं एक सेलेक्टिव रिस्पॉन्स को उन सेल्स के अगेंस्ट जहां पर कि आपको बाहरी सब्सटेंसेस लाइक पोलन प्रोटीन, हेलमिंथ एंटीजन आगे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो सेल है दैट इज कॉल्ड मास्ट सेल्स। मास्ट सेल को मास्टोसाइट या लेब्रोसाइट भी कहते हैं। ये रेजिडेंट सेल्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जिनके अंदर ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं, जिनसे हिस्टामिन्स और हेपेरिन्स आदि सिक्रीट होते हैं। माइलोइड लीनिएज की ये सेल्स हैं जो इम्यून और न्यूरो इम्यून सिस्टम का पार्ट है। मास्ट सेल्स को मुख्य तौर पे इनके एलर्जी और एनाफाइलेक्सिस के अंदर रोल के लिए जाना जाता है, लेकिन इनका इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टिव रोल भी होता है, जो कि वुंड हीलिंग में, एंजियोजेनेसिस, इम्यूनोटॉलरेंस, पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस और वेस्कुलर परमेबिलिटी इन ब्रेन ट्यूमर्स के लिए होता है, उसके लिए भी इसको जाना जाता है। इसके प्रमुख फंक्शंस के बारे में देखें तो जैसा आपको मैंने बताया, इसका मेन फंक्शन है इंफ्लेमेटरी प्रोसेस। तो जब ये एक्टिवेट होती हैं तो ऐसी स्थिति में आइदर ये सेलेक्टिवली रिलीज करती हैं ग्रैन्यूल्स को, जिसको हम कहते हैं पीस मील डीग्रैनुलेशन, या रैपिडली रिलीज करती हैं जिसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्टिक डीग्रैनुलेशन, जिसके कारण जो मीडिएटर्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो ये जो मास्ट सेल्स का एक्टिवेशन है जिसके कारण डीग्रैनुलेशन हो रहा है,
वो एलर्जेंस के कारण से हो सकता है, जो कि अगेन इम्यूनोग्लोबुलिन ई रिसेप्टर से मॉड्यूलेट हो रहे हैं। तो ये हमने मास्ट सेल के बारे में जाना। नेक्स्ट जो सेल टाइप है वो है लिम्फोइड सेल्स, जिनमें लिम्फोसाइट होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मैं भी आपको बता चुका हूँ। शॉर्ट में मैं आपको इनके बारे में और बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो लिम्फोइड लीनिएज से पैदा होते हैं, जिनमें पहले हैं बी सेल्स। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी के ह्यूमरल इम्यूनिटी कंपोनेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है एंटीबॉडीज को प्रेजेंट करना। इनके ऊपर बी सेल रिसेप्टर मौजूद होते हैं। इसके अलावा बी सेल एक प्रोफेशनल एपीसी भी होती है, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी होती हैं। साथ ही साथ ये साइटोकाइन्स का सिक्रेशन करती हैं। बी सेल्स का जो मैच्योरेशन होता है वो बोन मैरो में होता है। बी सेल का मैच्योरेशन बर्ड्स में, बरसाउट फैब्रिकस में होता है, जिसके कारण इसका नाम पड़ा। लेकिन हमारे बॉडी में इनका सिक्रेशन मैच्योरेशन बोन मैरो में होता है। इनके ऊपर बीसीआर यानी कि बी सेल रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जिनके माध्यम से बी सेल स्पेसिफिक एंटीजन से जुड़ जाती है, जिसके बाद में उसके अंदर एंटीबॉडी रिस्पांस प्रारंभ होता है। बी सेल्स के कई प्रकार के टाइप्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक प्लाज्माब्लास्ट जो शॉर्ट लिविंग प्रोलिफरेटिंग एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल होती है। दूसरी प्लाज्मा सेल्स जो कि इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग लिव्ड नॉन प्रोलिफरेटिंग एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, जो कि बी सेल के डिफरेंशिएशन से पैदा होती हैं। इसके अलावा एक और टाइप है दैट इज कॉल्ड मेमोरी बी सेल्स। ये डॉर्मेंट बी सेल्स होती हैं, जो बी सेल के डिफरेंशिएशन से पैदा होती हैं। ये बॉडी में सर्कुलेट होती रहती हैं और सेकेंड इनकाउंटर पे ये स्ट्रॉन्ग और मोर रैपिड एंटीबॉडी रिस्पॉन्स प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा एक और सेल टाइप पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रैक या रेगुलेटरी बी सेल्स। ये इम्यूनोसप्रेसेंट प्रकार की होती है। सेकंड जो लिम्फोइड प्रकार की सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड टी सेल्स। इनके बारे में हम जान चुके हैं, दो प्रकार की होती है, CD4 पॉजिटिव और CD8 पॉजिटिव। जो हेल्पर सेल्स हैं वो साइटोकाइन्स के माध्यम से दूसरी जो सेल्स हैं उनके फंक्शन को, रिस्पॉन्सेस को रेगुलेट करता है, जबकि साइटोटॉक्सिक जो सेल होती है वो किल करती है। इनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर या TCR मौजूद होता है। ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। कई प्रकार के साइटोकाइन्स इनसे रिलीज होती हैं। इनमें एक और प्रकार है, वो है रेगुलेटरी टी सेल्स, जो कि इम्यूनोटॉलरेंस और ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड है। इसके बारे में भी नेक्स्ट आप याद रखिए, इसमें मेमोरी टी सेल्स भी होते हैं, लाइक मेमोरी बी सेल्स रेगुलेटरी हैं, आपको बता दिए। अब हम आते हैं नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स को हम NK सेल कहते हैं, यार ये लार्ज ग्रैनुलर लिम्फोसाइट LGL होती हैं। ये इनेट लिम्फोसाइट सेल्स का जो टोटल पोर्शन है उसका 5 से 20% होती हैं। इनका जो रोल है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल के एनालोगस होता है। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के प्रति रैपिड रेस्पॉन्स शो करती हैं और इन्फेक्शन के 3 दिन के दौरान ही ये अपने कार्य पे लग जाती हैं। अगेन MHC के माध्यम से ये रिकॉग्नाइज करती हैं और यहाँ इनका जो मुख्य मोड होता है दैट इज लाइसिस। तो इस प्रकार से ये प्रमुख सेल्स हैं जो कि लिम्फोइड लीनिएज की होती हैं।
NK सेल न केवल इनेट इम्यूनिटी में अपना रोल प्ले करती हैं बल्कि एडेप्टिव इम्यूनिटी में भी अपना काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो यहाँ हमने इन सेल्स के फंक्शंस के बारे में जाना। धन्यवाद।